प्रिय छात्राओं नमस्कार। ध्रुव स्वामी नाटक का हम अध्ययन शुरू कर चुके हैं। आशा है आपको समझ आ रहा होगा। अब तक हमने पढ़ा है कि ध्रुव स्वामी रामगुप्त की पत्नी है, परंतु उसे वहाँ से संतोषजनक प्रेम और सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा। दूसरा, रामगुप्त ये जानना चाहता है कि ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त का आपस में संबंध कैसा है। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है या नहीं। इसके लिए वो एक दासी को नियुक्त करता है और उसे आदेश देता है कि वो गूंगे रहने का ही नाटक करे और पता लगाए। तीसरा, प्रतिहारी के द्वारा, पहरेदार के द्वारा ये समाचार प्राप्त होता है कि शकराज के द्वारा रामगुप्त के राज्य को चारों तरफ से घेर लिया गया है, अर्थात युद्ध के संकेत हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। प्रतिहारी महाराज शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त आहा, किंतु ध्रुव देवी वो उस बात को महत्व नहीं देता। वो फिर से जानना चाहता है, अच्छा तुम तो ये बताओ कि ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है, उसके मन में एक दर्द है कुछ सोचकर। फिर वो अपने आप से ही मन में बात कर रहा है कि जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, तो कहते उसकी हिम्मत तो देखो, मेरी पत्नी होकर, राजा की पत्नी होकर वो प्रेम किसी दूसरे पुरुष से करती है, तो उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित होता रहता होगा। कहते उसके अंदर, इसका मतलब हिम्मत के साथ प्रेम भाव इतना उद्वेलित माना होता है, बहता रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री ना जाने कब चोट कर बैठे। कहते कि अगर ये स्त्री, यानी कि इसमें इतनी हिम्मत है और उधर से चंद्रगुप्त भी वीर है, बहादुर है, वो उससे प्रेम करेगी, तो वो ये स्त्री, यानी कि ऐसे भाव के कारण से पता नहीं कब कोई मुझे चोट पहुंचा दे, मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। भीतर भीतर ना जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। कहते ऐसे तो इसके मन के अंदर ना जाने कितने षड्यंत्र बनने लगेंगे। खड्गधारणी से सुनाना, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए। कहते तुम अपनी तरफ से उसको कह देना कि वो मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं है। तो कहते कि मैं राजा हूँ और वो राजा की पत्नी महादेवी बन करके उसको ये पद तो प्राप्त हो गया, परंतु अब वो पत्नी होने का भी फर्ज निभाए। तो इसलिए खड्गधारणी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। तो खड्गधारणी और पहरेदार वहाँ से चले जाते हैं। शिखर स्वामी आता है। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए जैसे अपने आप से बातें कर रहा हो, वो उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। ध्रुव देवी को लेकर क्या राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? तो कहते एक तो ध्रुव स्वामी यानी कि मेरी पत्नी नहीं है, दूसरा अब ऐसा संदेह हो रहा है कि कहता है कि लग रहा है कि अब राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वो सामना कर नहीं सकता, हिम्मत उसके अंदर है नहीं कि वो शकराज का सामना करे। नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है, ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। तो कहते कि अगर मैं राजदंड ग्रहण कर लूँ, राजदंड माना राजा के द्वारा दिया जाने वाला दंड, तो कहते कि अगर मैं ऐसा कुछ सोच लूँ, राजदंड दे दूँ, तो जो पुरोहित हैं यहाँ पर रहने वाले, कि जो सत्य का साथ देते हैं, और कुछ सेनापति लोग हैं, अमात्य हैं, उनके मन के अंदर विद्रोह है पहले से ही। क्योंकि रामगुप्त ने पहले भी, जब समुद्रगुप्त ने यह निर्णय लिया कि चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाना है, परंतु रामगुप्त ने उससे ये अधिकार हथिया लिया। तो कहते इसी वजह से बहुत सारे लोग उससे नाराज़ थे। तो कहते कि उनके अंदर का विद्रोह और जाग जाएगा। तो शिखर से, क्योंकि जो शिखर स्वामी है वो उसका विश्वास पात्र है, उसने उसका पहले भी साथ दिया। तो कहते कि है ना, केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो। कहते कि तुम मेरा साथ देते हो, समझा ना, यही गिरिपथ अब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। कहते कि यही जो पहाड़ी रास्ता जहाँ पर शत्रुओं ने घेराव डाल लिया है, तो कहते कि अभी यहीं पर ही हमारे सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे।
क्यों अमात्य है? जिसकी भुजाओं में बल ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। कहते कि जिसके अंदर अब ये विद्रोह यानी कि सामना करने की ताकत नहीं है, तो कहते फिर उसको भुजाओं के बल से नहीं, मस्तिष्क दिमाग की कुछ योजना के द्वारा सामना करना चाहिए, कि कुछ दिमाग का प्रयोग करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए, यानी कि युद्ध से बचने का उपाय करना चाहिए। शिखर स्वामी एक पत्र लेकर, पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक माना होता है, अचानक से प्रस्तुत हुई है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त ठहर कर है तो ऐसे ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं है। तो क्योंकि उस पत्र के अंदर एक ऐसी बात रखी गई है, उसको पढ़ के कहता है कि ये मेरे प्रतिकूल भी नहीं है, कि कहते ये मेरे अनुसार ठीक है। अनुकूल होता है तो अब उसके अनुसार होना, प्रतिकूल होता है इसके विरुद्ध होना। तो कहते मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। कहते कि मुझे ये शक था कि उसकी तरफ से जो संदेश आया है, कहते मेरे मन में ये पहले ही घूम चुकी थी बात। शिखर स्वामी आश्चर्य से हैं, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। तो कहते इसके अगर तुम्हारे मन में ऐसी बात आ गई थी तो तुमने उसके बारे में कुछ सोच भी लिया होगा कि हाँ उस बात को मानना है या नहीं मानना है। तो एक बात जो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, अब वो संदेश क्या आया है, शकराज कहता है कि या तो युद्ध करो, नहीं तो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को मुझे दे दो। तो इस बात को सुनकर के रामगुप्त को खुशी हो जाती है कि ठीक है, ध्रुव स्वामिनी वैसे भी तो चंद्रगुप्त से प्यार करती है, मुझे तो करती ही नहीं है। दूसरा, युद्ध करने से वो डरता है, तो युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा और ध्रुव स्वामिनी को भेज के तो सारा समाधान हो जाएगा। तो फिर शिखर स्वामी आश्चर्य से, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, मेघ संकुल, मेघ के यानी कि बादलों की तरह, जैसे बादल घिर जाते हैं, संकुल माना घेराव, जैसे बादल घेराव डाल लेते हैं आकाश में, तो उसी तरह ही जिसका भविष्य इस तरह से घिरा हुआ है, यानी कि परेशानियों से घिरा हुआ है, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। क्योंकि जब कोई समस्या आती है तो बुद्धि उसका समाधान ढूंढती है। तो जैसे बादलों के अंदर से बिजली जब चमकती है तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है, तो ऐसे ही वो कहना चाहता है कि जब ऐसी समस्याएं आ जाती हैं तो बुद्धि के अंदर से कोई ना कोई समाधान निकल करके आता ही है। रामगुप्त सशंक संदेश से कह दूं, तो कहते मैं बताऊं मेरे मन के अंदर क्या अब इसका समाधान आया है। सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? कहते जो मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम उस बात को मुझे साथ दोगे, उस बात को पूरा करने के लिए? शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूँगा। तो कहते कि यदि उसके अंदर ये कुछ भी विरोध ना हो, यानी कि वो समाज के हित की बात हो, उसमें नैतिकता हो, तो कहते ज़रूर समर्थन करूँगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। कहते पहले भी तो सारे विरोधी हो गए थे, लेकिन मैंने आपका साथ दिया नीति सिद्धांत के आधार पर। ज्येष्ठ राजपुत्र को, यानी कि जो नीति सिद्धांत नियम यही है कि बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, परंतु बड़ा पुत्र लायक भी होना चाहिए, तब उसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो चंद्रगुप्त को इसलिए उत्तराधिकारी बनाया जा रहा था क्योंकि उसके अंदर योग्यता थी। रामगुप्त बात काट कर, ये तो मैं जानता हूँ कि तो इस समय जो प्रश्न सामने आया है उस पर विचार करना चाहिए। कहते कि इस बात का तो मुझे पता है, तुमने पहले भी मेरा साथ दिया है। तो कहते कि अब ये तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है। तो कहते कि मैं जो ये विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, यानी कि शकराज से मैं हारना नहीं चाहता, और बिना युद्ध किए देखो हम विजय भी प्राप्त कर लेंगे। तो कहते इसके अंदर एक गहरा राज है,
उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। कहते हम फिर जीते जीताए होंगे, बस हाँ थोड़ा सा साहस चाहिए। अब वो साहस क्या चाहिए? वो साहस है कि युद्ध ना करना पड़े और ध्रुव स्वामी को वहाँ भेज दिया जाए। शिखर स्वामी वो क्या, रामगुप्त शक दूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार ना करना चाहिए। कहते कि संधि रखने के लिए यानी कि जो भी दूत संदेश लेकर के आया है उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। ऐसा करने से इस संकट के बहाने कितनी विरोधी प्रकृति है उस सब को हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। कहते कि एक युद्ध में कितने सारे संकट आ जाएंगे, तो कहते सिर्फ अगर हम उसकी ये बात मान लेते हैं तो सबको सहज हो जाएगा और हमें लड़ना भी नहीं पड़ेगा, नुकसान भी नहीं होगा और ये सारी मुसीबतें हट जाएंगी। शिखर स्वामी भविष्य के लिए ये चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। कहते कि ठीक है, तुमने ये सोच लिया कि हमें युद्ध नहीं करना पड़ेगा, परंतु जो राज्य के अंदर है वो सब विरोध तो करेंगे ही इस बात का, तो हमें विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी। और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा, फिर घूम फिर के वहीं आ जाता है ये बात जानने के लिए कि चंद्रगुप्त के मन में अब क्या भाव चल रहे हैं। शिखर स्वामी कोई नई बात तो नहीं, कहते कि ज़्यादा कुछ नहीं पता चला। रामगुप्त मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विरोध का दमन करना होगा। अंतःपुर होता है महल, कि महल के अंदर से ही जो एक विद्रोह का कारण है यानी ध्रुव स्वामिनी, उसको ही वहाँ से हटाना होगा। निश्वास लेकर ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। तो कहते कि उसके हृदय के अंदर चंद्रगुप्त के प्रति आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शिखर स्वामी यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। कहते अब शिखर स्वामी कहते हैं कि इस बात को छोड़ करके सबसे पहले आपको दूत के पास बैठ करके कि जो अब राजनैतिक समस्या, जो राजनीतिक कारण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, पहले उसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। कहते ये तो बहुत है विचित्र, माना हैरानी वाली बात है, क्योंकि शकराज रामगुप्त से बलवान है और वो संधि के लिए संदेश भेज रहा है, वो भी युद्ध नहीं करना चाहता और उसने संधि का माध्यम बनाने के लिए, उसने संधि के लिए एक संदेश दे दिया है। उसने सोच लिया है कि युद्ध ना करना पड़े। रामगुप्त विचित्र हो चाहे सचित्रा मात्य है, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है, भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हों। तो चलो कहते कि अपने घर के अंदर भी जो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में शत्रु हैं, चंद्रगुप्त को शत्रु मान रहा है, ध्रुव स्वामी को, कहते वो भी खत्म हो जाएंगे और वो हो गए भीतर के शत्रु और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो जाएंगे, यानी कि वो परास्त माना हम उनको हरा देंगे। तो चलो दोनों को प्रस्थान। मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश, कि वो संदेह के साथ प्रवेश करती है मंदाकिनी। चारों ओर देखकर भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। यहाँ मूर्ख किसको कह रही है? वो रामगुप्त को और साथ में शिखर स्वामी को, कि वो अपने स्वार्थ के लिए साम्राज्य का जो गौरव है, साम्राज्य की इज्जत है, कहते उसको ही ख़त्म करने के लिए सोच रहे हैं। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। कि युद्ध जब, जैसे युद्ध के जो वीर होता है युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर भागता है, तो कहते कि जैसे वो भागता है और धूल उड़ती है, तो इस तरह से कहते कि वीरता जब भागती है, वीरता जब अपने कर्तव्य से हटती है, तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद होता है, कपट धोखे की धूल उड़ती है। यानी कि जब व्यक्ति सामना नहीं करना चाहता तो वो कोई ना कोई कपट, कोई ना कोई धोखेबाजी से वो अपने इस अधिकार को हथियाना चाहता है या समस्या का सामना करता है।
यानी कि समस्या को या तो लड़ करके उसका सामना किया जा सकता है या फिर पीठ दिखा करके उससे बचा जा सकता है। तो कहते कि कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को ये अब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। तो कहती है, सोचती है कि ये वाली बात तो अब चंद्रगुप्त को जल्दी बता देनी चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है। तो कहते हैं कि ये तो थोड़ा सा पता लग ही गया है हृदय का आवरण की, उसके हृदय के अंदर जो पर्दा था वो थोड़ा सा हट गया है। उसने अपने भाव, उसके भाव थोड़ा सा प्रकट हुए हैं, किंतु वो थोड़ा सा संदिग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कहते उसके द्वारा जो पता चला है, संदिग्ध माना स्नेह के भाव कुमार के लिए, कि राम देवी ये ध्रुव स्वामिनी के मन में कि चंद्रगुप्त के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो भी एक प्रेम भाव का ही संकेत है, वो भी महत्वपूर्ण है। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव उसमें, और उसका बड़ा भाई रामगुप्त कहते कि जो उसने ये बात कही है कि चंद्रगुप्त के अंदर कितना त्याग है, समर्पण भाव है, और उसी का जो बड़ा भाई है, और दोनों में अंतर देखो कितना बड़ा है कि वो कपटाचारी है, उसके अंदर कपट का व्यवहार है, कपट आचारी, कपट का व्यवहार है। जी करता है इस कुलषित माना होता है पाप भरे वातावरण से कहीं दूर विस्मृत में अपने को छिपा लूं। कहते कि मैं इस पाप के वातावरण से दूर चली जाऊं। विस्मृत माना होता है कि ये सब कुछ भूल कर अपने आप को छिपा लूं मतलब कि मैं अपने अस्तित्व को, इस व्यक्तित्व को भूलकर मैं एक नए जैसे जीवन की शुरुआत करूं। पर मंदा अपने आप से बात कर रही है, तुझे विधाता ने क्यों बनाया, कि ईश्वर ने तुम्हें किस लिए बनाया है, कि अपने आप को यहाँ से पलायन करने के लिए नहीं, भाग जाने के लिए नहीं, कुछ मदद करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा हुआ है, रखा हुआ है। सोचने लगती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। कहते कि मुझे यहाँ पर इस समस्या को इस तरह से इसका समाधान नहीं होने देना है कि ध्रुव स्वामिनी को यहाँ से हटाना पड़े, मुझे कुछ करना होगा। तो कुछ ना कुछ करना है, तो न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। तो कहते कि मुझे अपने बलबूते पे या किस तरह से चंद्रगुप्त का साथ लेकर के इस समस्या को हटाना है। तो फिर वो गाती है, ये कसक मेरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रहा रह जा, बन प्रेम झलक कोने छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बंदुकिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। फिर जाती है ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश, पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चमर माना होता है, वो जैसे ऊपर से वो पंखा सा हिलाते हैं। ध्रुव स्वामिनी एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है और चमर हिलाने लगती है। ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका से, दासी से, सेविका से जो सेवा करने वाली है, हाँ क्या कहा शिखर स्वामी, कुछ कहना चाहते हैं, कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। तो कहते कि आज मन नहीं है। परिचारिका, जैसी आज्ञा। तो मैं कह आऊँ कि अमात्य से कल महादेवी बातें करेंगी। वो संदेश लेकर के आती है कि शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी को मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात रखनी है उसके आगे। तो कहते कि ध्रुव स्वामिनी कहती है कि उनको जाके कह दो कि आज नहीं मिलना। परिचारिका, जैसी आज्ञा। तो मैं कह आऊँ कि अमात्य से कल महादेवी बातें करेगी। ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, महामंत्री है, उससे आज ही भेंट करना होगा। कहते कि ये तो फिर उसका अपमान होगा, तो आज ही मिल लेते हैं। हाँ, ये तो बताओ तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है। कहते चलो मुझे तो नहीं पता है, आप ये बता दो कि अमात्य मिलना चाहते हैं तो पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। यानी कि पहले मंत्रणा माना होता है सलाह, तो पहले उसकी सलाह सुननी पड़ेगी, तब राजा से मिलना होगा। परिचारिका दांतों से जीभ दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना, ये युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर ना मिला होगा। परम भट्टारक यहाँ राजा के बारे में कह रही है, भट्टारक माना स्वामी को मौका नहीं मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह नहीं करना चाहिए।
तो कहते कि यहाँ पर रामगुप्त को आपसे बातचीत करने का टाइम नहीं मिला हुआ है, इसलिए वो नहीं मिलने पाए होंगे। ध्रुव स्वामी, मैं महादेवी ही हूँ ना, यदि ये सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? कहते कि तुम मुझे जो संबोधन दे रही हो महादेवी का, तो महादेवी तो सिर्फ नाम की हूँ। महादेवी जैसे मैं कोई कार्य नहीं कर सकती। कि अगर मैं महादेवी जैसे कर्तव्य भी पालन कर सकती हूँ तो क्या चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूँ। परिचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। तो यहाँ ये दर्शाया गया है कि महादेवी का पद ज़्यादा बड़ा है या अमात्य का। ध्रुव स्वामी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है, एक बोने और कुबड़े और हिजड़े के साथ। अब आगे का जो दृश्य है वो थोड़ा सा एक मनोरंजन का सीन है। अब तक आप पढ़कर देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको। जो ना आए तो फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ लेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे।